वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 25 जनवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में। ज्योग्राफी ऑप्शनल का ये कोर्स आप अवेल कर सकते हैं ओनली आईएएस के थ्रू, जहां पर 250 प्लस आवर्स में आपके जो लेक्चर्स हैं वो इस पूरे ऑप्शनल को कवर कर लेंगे। सिलेबस पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग इंक्लूडेड रहेगी, कई सारी बुक्स इंक्लूड रहेंगी और बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में आपका कोर्स कवर करवाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी के वीडियोस आपको यहाँ पर इस कोर्स में मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन होगा, आंसर रेडी क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग सेशन, सब कुछ आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा है। आप ऑप्शनल को अवेल करने के लिए video.unias.in.com पे जा सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे, या फिर मेल कर सकते हैं info@unias.com पे। सो दैट वाज ऑल अबाउट ज्योग्राफी ऑप्शनल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना पहला आर्टिकल जो कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो भारत में सिचुएटेड है। उसके बाद स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को अब भारत में अनवील किया जा रहा है। हैदराबाद में, तेलंगाना में ये स्टैचू अनवील हो रहा है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है वो 216 फुट टॉल स्टैचू है। ध्यान दीजिएगा कि ये एक बैठी हुई प्रतिमा है, मतलब जो ये स्टैचू है वो 11th सेंचुरी के एक सोशल रिफॉर्मर सेंट रामानुजाचार्य जी का है। वो एक बैठी हुई मुद्रा में है। ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा स्टैचू है जो सिटिंग पोजीशन में है। ये पंच लोहा से बनाया गया है, मतलब 5 मेटल्स का कॉम्बिनेशन है। 2000 गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ब्रास एंड जिंक। जो सबसे ऊंची प्रतिमा है बैठी हुई, वो बुद्धा की है, थाईलैंड में है। वो 302 फीट की है। जो इनर सेंक्टोरम है डेइटी का, श्री रामानुजाचार्य जी का, वो 120 किलो का गोल्ड है, उससे बनाया गया है। ये इस बात को याद दिलाता है कि उन्होंने अपने जीवन के 120 साल इस धरती पे बिताए। रामानुजाचार्य जी 1017 सी में जन्मे थे तमिलनाडु में। काफी रेस्पेक्टेड आचार्य रहे हैं श्री वैष्णविज्म की फिलॉसफी के। चीफ प्रोपोनेंट रहे वशिष्ठ द्वैत, जो सब स्कूल रहा वेदांता का, उसके। इन्हें इराया पेरुमल के नाम से भी पुकारा जाता है। इन्होंने कास्टिज्म और सोशल हायरार्कीज के खिलाफ बहुत ही तल्खी से बात की और रैशनलाइजेशन यानी कि तार्किकता को महत्व देने के लिए कहा। कई सारे रिफॉर्म्स इन्होंने टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन में भी किए, जैसे कि श्रीरंगम टेम्पल जो तिरुचिरापल्ली का हुआ करता था, उसे एक स्पेसिफिक कास्ट ही कंट्रोल करती थी। इन्होंने अपने प्रयासों से लगभग हर कास्ट के व्यक्तियों को उसमें शामिल किया और महिलाओं को भी एडमिनिस्ट्रेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। इनके 9 वर्क हैं जिन्हें नवरत्न के नाम से पुकारा जाता है। फर्दर 3 कॉमेंट्रीज भी हैं। एक है वेदार्थ संग्रह, दूसरा है श्रीभाष्य और तीसरा है भगवद गीता भाष्य। विशिष्ट द्वैत की जो फिलॉसफी है वो नॉन डुअलिस्टिक स्कूल से बिलोंग करती है। इनका ये मानना है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं होते, बल्कि एक ही ब्रह्म है जो सुप्रीम गॉड होते हैं। उन्हीं के अलग अलग रूप होते हैं। इसे क्वालिफाइड मोनिज्म, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म या फिर एट्रीब्यूटिव मोनिज्म कहा जाता है। जो वेदांता की फिलॉसफी है उसका ये मानना है कि चाहे जितनी भी डाइवर्सिटी आपको दिखे, अल्टीमेटली वो एक अंडरलाइंग यूनिटी का ही हिस्सा होती है और सब कुछ उसी ब्रह्म में जाके समा जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न है, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया, स्थनकवासी सेक्ट किससे बिलोंग करता है? ऑप्शंस हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म और शैविज्म। ये यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है ये। इसका सही जवाब है जैनिज्म। स्थनकवासी जो सेक्ट है वो जैनिज्म से बिलोंग करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अभी हाल ही में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया। ये पहला यूटी रहा जिसके पास अब ऐसा इंडेक्स होगा। इसे कंडक्ट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस DARPG के द्वारा। कोलैबोरेशन रहा है जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का। जम्मू एंड कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट को इसमें कवर किया गया है। इसके जरिए पॉलिसी, स्कीम्स या प्रोग्राम जो सेंटर के हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हैं उन्हें कवर किया जाएगा और मॉनिटर किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसमें देखिए 58 इंडिकेटर्स हैं जो 10 सेक्टर्स से निकाले गए हैं। 10 सेक्टर्स के नाम मैं यहाँ पर आपके लिए ले लेता हूँ, जिनमें पहला है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, दूसरा है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तीसरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, चौथा पब्लिक हेल्थ, पांचवां पब्लिक इंफ्रा एंड यूटिलिटीज, छठवां इकोनॉमिक गवर्नेंस, सातवां वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, आठवां पब्लिक सेफ्टी एंड जुडिशरी, नौवां इन्वायरमेंट और 10वां सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। ये जो इंडिकेटर्स हैं इनके बेसिस पे जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हें एक बार तो पूरे कंपोजिट 10 सेक्टर्स में इवेल्युएट किया जाएगा। फर्दर इंडिकेटर वाइज भी उनका परफॉर्मेंस बताया जाएगा। फाइंडिंग्स में निकल के आया है कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है उसने इस रैंक में टॉप किया है। उसके बाद नंबर रहा डोडा, सांबा, पुलवामा और श्रीनगर का। कुछ और भी की फाइंडिंग्स निकल के आई।
जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम और सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम और एनिमल वैक्सीनेशन, ये इन सभी जिलों में पूरी तरीके से पहुंच चुका है। 80% कवरेज रहा है राशन कार्ड का आधार के साथ लिंक होना। फाइनेंशियल इंक्लूजन के मामले में जो जनधन योजना है वो लगभग सभी तक पहुंची है। कोर्ट केसेस का डिस्पोजल भी अब तेजी से होने लगा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल केरला बर्ड एटलस के बारे में है। एटलस बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी जानकारी बहुत ही डिटेल में होती है। अगर ये बर्ड एटलस है, इसका मतलब ये है कि कौन सी एरिया में कौन सी बर्ड पाई जाती है, उनका क्या स्टेटस है, लाइक वो रेयर हैं, बहुत ज़्यादा रेयर हैं, उनका पूरा प्रॉपर क्लासिफिकेशन आपको इस बर्ड एटलस में मिलेगा। ये बर्ड एटलस अभी हाल ही में केरला में तैयार किया गया है और ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार का स्टेट लेवल पे पहला बर्ड एटलस है जो इंडिया में तैयार किया गया। एक बेसलाइन डेटा प्रोवाइड करवाएगा कि बर्ड स्पीसीज कहाँ पे किस संख्या में पाई जा रही हैं। केबीए को साल में 2 बार इवेल्युएशन में रखा जाता है, मतलब बर्ड एटलस के लिए जो सर्वे किया जाता है वो साल में 2 बार किया जाता है और लगभग एक बार में 60 दिनों का समय लग जाता है। एक बार तो ये जुलाई से सितंबर के महीने में होता है और दूसरा जनवरी से मार्च महीने में। 2015 से 20 तक का डेटा यहाँ पे निकाल के इवेल्युएशन में लिया गया है। सिटीजन साइंस ड्रिवन एक्सरसाइज है जिसमें 1000 वॉलंटियर्स जो बर्ड वॉचिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिनको बर्ड्स में इंटरेस्ट होता है, उन्हें शामिल किया गया इसमें। जो केबीए है उसमें लगभग 3 लाख रिकॉर्ड्स तैयार किए गए हैं 361 पक्षियों की प्रजातियों के, जिनमें 94 हैं वेरी रेयर स्पीसीज, 103 हैं रेयर स्पीसीज, 110 है कॉमन स्पीसीज, 44 है वेरी कॉमन स्पीसीज, 10 है मोस्ट एबंडेंट स्पीसीज जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती, बहुत ज्यादा संख्या में पाई जाती हैं। ड्राई सीजन में हमने ये देखा कि वेट सीजन की तुलना में जो स्पीसीज रिचनेस है वो ज्यादा देखी गई। हमें ऐसा लगता है कि वेट सीजन में वो ज्यादा दिखेंगे, बट ऐसा है नहीं। ड्राई सीजन में पक्षी ज्यादा देखे गए हैं। एशिया का लार्जेस्ट बर्ड एटलस है ये। अगर हम ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात करें, लगभग 25,000 यहाँ पर स्पीसीज कवरेज जो है वो 25,000 चेकलिस्ट में से तैयार किया गया है। तो सैंपल्स बहुत ज़्यादा कलेक्ट किए गए हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सीला टनल प्रोजेक्ट के बारे में है। देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आपको दिख रहा है तवांग, ठीक है, तवांग, और यहाँ पे है दिरांग। इसके बीच में यहाँ पर सीला पास में मिलता है मैप में, इफ यू कैन सी देयर। फाइनल ब्लास्ट किया गया। टनल बनाने के लिए वहां पे जमीन को खोदना होता है या एक्सकेवेशन वर्क करना होता है, उसके लिए चट्टानों में ब्लास्ट किया जाता है। तो फाइनल ब्लास्ट अभी किया गया है, मतलब इसके बाद ब्लास्ट का काम कंप्लीट हो गया है। अब टनल का काम काफी तेजी से होने लगेगा। ये टनल अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ये बालीपारा चारीदुआर तवांग जो रोड है उसी का हिस्सा है, मतलब उसी से निकाल के इसे लिंक किया जा रहा है। चूंकि चाइना के बॉर्डर पे है, इस लिहाज से काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक हो जाता है। जो प्रोजेक्ट है इसमें 2 टनल बनाई जाएंगी। पहली टनल 980 मीटर लंबी है, सिंगल ट्यूब टनल है। दूसरी टनल 1555 यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब टनल है, जिसमें 2 ट्यूब्स हैं, मतलब 2 रास्ते होंगे। इनमें से एक तो डबल लेन रोड है, बाई लेन रोड है, इसका इस्तेमाल नॉर्मली किया जाएगा, और दूसरा होगा स्केप ट्यूब, जिसका इस्तेमाल हम इमरजेंसी के समय में करेंगे। जो प्रोजेक्ट है इसमें एक रोड है जो 7 किलोमीटर की है, वो टनल 1 को लिंक करेगी BCT से। BCT का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, बालीपारा चारीदुआर तवांग रोड से 7 किलोमीटर की एक रोड आएगी जो टनल 1 से लिंक हो जाएगी। फर्दर 1.3 किलोमीटर की एक रोड और बनेगी जो टनल 1 को टनल 2 से लिंक कर देगी। सिग्निफिकेंस ये है कि एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी तवांग में हमें मिल जाएगी। ये 13,000 फीट की ऊंचाई पे बनाई गई टनल है, मतलब ये इतनी ऊंचाई पर बनाएगी, सबसे लंबी टनल हो जाएगी इंडिया के द्वारा। जो प्रोजेक्ट है इससे वेपन्स और सोल्जर्स का डिप्लॉयमेंट काफी तेजी से हो सकेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 84 वेपन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है। स्वीडन की कंपनी ने अभी हाल ही में इस कॉन्ट्रैक्ट को इंडिया से जीता है एक बिड में। काइंड ऑफ सिंगल शॉट वेपन है। इंडियन आर्म फोर्सेस अब नए कस्टमर बन गए हैं 84 के लिए। ऑर्डर के तहत 84 CSAST को इंडिया परचेज करेगा स्वीडन की इस कंपनी से, जिसको हम कन्फाइंड स्पेसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग्स के अंदर, बंकर्स में, या फिर अर्बन एनवायरनमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 9 kg की ये एक गन है जो कि इफेक्टिव रेंज के साथ 200 मीटर तक हिट कर सकती है। ये कुछ ऐसी दिखती है, आप इमेज में देखिए, जिसको एक सोल्जर अपने कंधे पे उठा सकता है एक बार में, यद्यपि इससे सिर्फ एक ही फायर किया जा सकता है। 84 सिस्टम कॉम्बैट प्रूवन है पूरी दुनिया में, काफी हल्का होता है, सिंगल शॉट है, फुली डिस्पोजेबल है, आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। 84 CSAST ये एनिमीज को डिफीट करने में काफी कारगर रहा है। अगर कोई एनिमी बिल्डिंग में है तो इसे बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने में, किसी ऐसे स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने में इस्तेमाल किया जाता है जहां पर जो दुश्मन है वो छिप सकता है। सिंगल सोल्जर इसे आसानी से ऑपरेट कर सकता है। इफिशियंसी काफी अच्छी है स्ट्रक्चर, लैंडिंग क्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, आर्मर्ड व्हीकल्स या फिर पर्सनल के खिलाफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अबाइड विद मी के बारे में है।
अबाइड विद मी एक क्रिश्चियन हाइम है, काइंड ऑफ श्लोक कह लीजिए या एक गीत कह लीजिए, जिसका इस्तेमाल काफी लंबे समय से बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में होता रहा है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ बेसिकली 26 जनवरी का जो पूरा ओकेशन है वो समाप्त होता है, लेकिन अभी जो ब्रोशर निकल के आया उसमें बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में अबाइड विद मी इस हाइम का कोई जिक्र नहीं था, मतलब इसे ड्रॉप कर दिया गया है। दैट्स वाई ये न्यूज में आया। इसे हेनरी फ्रांसिस लाइट के द्वारा लिखा गया था, एक स्कॉटिश एंग्लिकन मिनिस्टर रहे थे और नेवल कैप्टन के बेटे रहे थे। उन्होंने इस हाइम को तैयार किया। काफी सिंपल सोबर थीम है इसकी। दैट्स वाई इसका इस्तेमाल 1950 से ही इंडिया के बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में किया जाता रहा है, जिसके साथ ये पूरा 26 जनवरी का ओकेशन एंड किया जाता है। अबाइड विद द हाइम इन इंडिया ये महात्मा गांधी का बहुत ही फेवरेट हाइम रहा था, एंड दैट वाज द रीजन कि इसे इस सेरेमनी में इंक्लूड किया गया था। साबरमती आश्रम में इसे अक्सर गाया जाता था और एकमात्र ऐसा किसी अन्य रिलीजन का गीत था जिसे आश्रम में गाया जाता था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सरस्वती रिवर के बारे में है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारें मिलकर एक एमओयू तैयार कर चुकी हैं, जिसके माध्यम से सरस्वती नदी को एक बार फिर से रिवाइव किया जाएगा। आदि बद्री डैम तैयार किया जाएगा, जहां पर पानी इकट्ठा होगा और सरस्वती नदी के एक फ्लो को तैयार करेगा। उम्मीद यह है कि पूरे साल इस नदी में जो लोकेशन सरस्वती नदी के है उसमें पानी को फ्लो करवाया जाएगा। इससे ये पुरानी नदी एक बार रिवाइव हो जाएगी। क्योंकि इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली इससे टूरिज्म भी अट्रैक्ट होगा। जो सरस्वती रिवर है, जो खो चुकी है, खत्म हो चुकी है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, काफी पवित्र मानी गई। 8000 से 5000 बीपी, बीपी का मतलब यहाँ पे बिफोर द प्रेजेंट, यानी कि आज से इतने साल पहले ये नदी बहा करती थी, ऐसी मान्यता है। सरस्वती रिवर का जो जिक्र है वो हमें मिलता है कि यमुना के ईस्ट में है और सतलुज के वेस्ट में है। इसे ऋग्वेद में नदी स्तुति के नाम से पुकारा गया है। ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोनों में फ्लो करती थी। वैदिक सरस्वती रिवर जो है वो हिमालय से ओरिजिनेट होती थी। इंडस रिवर उसके वेस्ट में थी और गंगा नदी इसके ईस्ट में, जहां पर ये फ्लो करती थी। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात से होते हुए और फाइनली गल्फ ऑफ कच्छ, अरेबियन सी में गिर जाती थी। सरस्वती नाम जो है इसका इस्तेमाल एंशिएंट लिटरेचर जैसे कि वेद, मनुस्मृति, महाभारत और पुराणास सब में किया गया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इस नदी के किनारे उसका एक हिस्सा लोकेटेड था, ये भी जानकारी मिलती है। ये नदी ऐसा माना जाता है कि आज से 5000 साल पहले विलुप्त हो गई। हालांकि मान्यता ये भी है कारण क्लाइमेटिक या टेक्टोनिक चेंजेस रहे होंगे। सरस्वती नदी के बारे में ये है बात कि ये थार डेजर्ट के नीचे अभी भी फ्लो करती है और इसकी जो हिमालयन कनेक्टिविटी है, जो इसका ओरिजिन मिथिकल है, वो अभी भी बना हुआ है। इस नदी का रूट कुछ ऐसा था, यहाँ पे आप जो इस मैप में देख सकते हैं, यहीं से ये नदी फ्लो किया करती थी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसीज यानी कि सिया के बारे में है। देखिए, अगर कोई बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट है तो उसे सेंटर से क्लियरेंस लेना होता है। उस प्रोजेक्ट के लिए क्लियरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, छोटे प्रोजेक्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट्स अप्रूवल देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की ओर से एक एजेंसी है जो इन छोटे प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल देती है, जिसे कहा जाता है सिया, स्टेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी। अभी हाल ही में यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक प्रपोजल दिया है, जिसके माध्यम से वो राज्यों को रैंक करेंगे और इंसेंटिवाइज करेंगे जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को जल्दी दे देंगे। इसको लेकर इन्वायरमेंटलिस्ट काफी ज्यादा नाराज हैं। उनका कहना है कि ऐसे हड़बड़ी में तो इन्वायरमेंट का ध्यान ही नहीं रखा जाएगा और अनावश्यक क्लियरेंस दे दिए जाएंगे। जो सिया है, इसमें स्टेट ऑफिसर्स इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को इवेलुएट करके उन्हें अप्रूव करते हैं। अगर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें कैटेगरी ए में डाला जाता है और वहां सेंटर का क्लियरेंस चाहिए। छोटे प्रोजेक्ट्स कैटेगरी बी में आते हैं, जहां स्टेट की एजेंसी सिया उन्हें अप्रूवल दे देती है। इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, स्मॉल माइनिंग, स्मॉल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स ये सब आ जाते हैं जो कम पोल्यूशन फैलाते हैं। जो कंपनीज हैं वो सिया के लिए डॉक्यूमेंट्स को परिवेश नाम के पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं और उसे ये एजेंसी इवेलुएट करती है। 7 क्राइटेरिया अभी बताए हैं यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में, जिसके माध्यम से वो इन स्टेट्स को इवेलुएट करेंगे वो कितनी जल्दी क्लियरेंस दे रहे हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी, इफिशियंसी, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। अगर किसी प्रोजेक्ट को 80 दिनों से कम समय में क्लियरेंस मिल जाता है तो उस राज्य को मिलेंगे 2 पॉइंट्स। अगर 105 दिन का समय लगता है तो 1, उससे ज्यादा तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। इससे राज्यों में एक होड़ मचेगी कि वो ज्यादा क्लियरेंस दें, प्रोजेक्ट्स इससे बढ़ेंगे, डेवलपमेंट होगा, लेकिन हाँ, एनवायरमेंट तो थोड़ा बहुत थ्रेड में जाएगा ही। रिवीजन करते हैं। श्री रामानुजाचार्य काफी रेस्पेक्टेड आचार्य रहे हैं वैष्णविज्म के फिलोसफी के लिए। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से ट्रू है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है। बताइए ये सही है या गलत? देखिए, ये गलत है। हमने अभी पढ़ा था कि जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है ये इनिशिएटिव है DARPG का, कोलैबोरेशन है जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ये गलत हो गया। सेला टनल ये लोकेटेड है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, अरुणाचल प्रदेश में, दैट्स ट्रू। अबाइड विद मी क्रिश्चियन हाइम है, दैट्स ट्रू।
फर्स्ट बर्ड एटलस अभी अरुणाचल प्रदेश में तैयार किया गया है, ये गलत है। इसे भी अभी हमने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट बर्ड एटलस है इसे तैयार किया गया है केरला में, ठीक है। तो अगर ये केरला में तैयार किया गया है तो ये गलत हो गया, बिकॉज यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। तो ये सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। सेशन की पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाइए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।